हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ा था। आज हम इसी क्रम में राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जो मित्र आज ही इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर जाएं, या हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जहां आपको हमारे पिछले टॉपिक के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक थार का मरुस्थल या रेतीला पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो थार का मरुस्थल है यह किसका अवशेष है। तो थार का मरुस्थल जो है यह थार का मरुस्थल यह टेथिस महासागर का अवशेष है। टेथिस महासागर का अवशेष है। हमने पिछली क्लास में टेथिस महासागर की बात की थी। पेंजिया जो विघटित हुआ था उसके दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में टेथिस महासागर की स्थिति थी। तो थार का मरुस्थल जो है यह सीधे सीधे टेथिस महासागर का अवशेष हो जाएगा। और यदि आपको कहेंगे थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है प्लीस्टोसिन काल में। ध्यान रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति है यह प्लीस्टोसिन काल के अंतर्गत हुई है। अब यह जो मरुस्थल है यह मरुस्थल किसका हिस्सा है या किसका भाग है। तो यह जो थार का मरुस्थल है यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक महामरुस्थल या मरुस्थल का हिस्सा है, मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अब आप कहेंगे कि सर ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल क्या है, तो इसके बारे में आप जान लें। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के बाद अरब क्षेत्र और यह स्थिति हो जाएगी भारत की। तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर सहारा मरुस्थल, ये पूरा भाग सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप में यहाँ पर शत अल अरब और रूब अल खली, तो ये यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं, अरब मरुस्थल के भाग हैं ये। उसके बाद ईरान के अंतर्गत यहाँ आ जाते हैं दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, तो ये ईरान के मरुस्थल हैं। और ईरान के बाद भारत और पाकिस्तान में यहाँ फैला हुआ है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल तो अफ्रीका से लेकर यहाँ तक का जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको कहते हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल जो है यह थार का मरुस्थल इस संपूर्ण ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल के पूर्वी भाग में है। यह मरुस्थल सहारा से लेकर थार तक, और थार का मरुस्थल इस संपूर्ण मरुस्थल के पूर्वी भाग में है।
इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि यह थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल यह 2 देशों में फैला हुआ है। 2 देश कौन कौन से? इसमें पहला देश भारत और दूसरा आता है पाकिस्तान। तो यह जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर भारत के अंतर्गत जो कुल थार का मरुस्थल है, उस कुल थार के मरुस्थल का 62%, कुल थार के मरुस्थल का लगभग 62% भारत में और 38% जो है वो पाकिस्तान के अंदर विद्यमान है। तो थार का मरुस्थल 2 देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, कुल थार का 62% भारत में और इस थार का लगभग 38% पाकिस्तान में विद्यमान है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के अंदर। आप एक बार यहाँ तक की बात नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट में सेव कर सकते हैं। तो हम भारत तक आ गए हैं कि जो कुल थार का मरुस्थल है, उस मरुस्थल के जो है 62% भारत के अंदर विद्यमान है, 38% इसका पाकिस्तान में विद्यमान है। अब हम बात करेंगे कि भारत में इस थार के मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में है। तो भारत में इस थार के मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में है मुख्य रूप से। तो भारत में यह फैला हुआ है पंजाब में, पंजाब के बाद इसका कुछ भाग आ जाता है हरियाणा में, फिर इसका अधिकांश जो भाग है वो है राजस्थान में और कुछ भाग इसका गुजरात के अंतर्गत। तो भारत में यह थार का मरुस्थल इन 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान के अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की। तो हमने जब वर्गीकरण किया था भौगोलिक प्रदेशों का, तो हमने बात की थी कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यह थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो राजस्थान की बात की थी, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यहाँ पर थार के मरुस्थल का फैलाव है। फिर हमने यह बात की थी कि यहाँ पर एक वर्षा रेखा है, यह वर्षा रेखा थी 50 सेंटीमीटर की। तो 50 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा रेखा है, इस वार्षिक वर्षा रेखा के द्वारा पश्चिमी रेतीला मैदान अरावली पर्वतमाला से अलग होता है। अब राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्र पर थार के मरुस्थल का फैलाव है। कुल जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उस क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्र पर थार के मरुस्थल का विस्तार, यदि हम इसको वर्ग किलोमीटर कहेंगे तो लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.7 सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने इसकी बात की थी। तो उसका लगभग 61.11% क्षेत्र यानी 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर थार के मरुस्थल का फैलाव है। अब यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो यदि हम राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की तुलना करते हैं, पहले हम तुलना करते हैं क्षेत्र के अनुसार। तो जो पश्चिमी रेतीला मैदान है यह 61.11% क्षेत्र पर है। अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे हम तो वह 9% क्षेत्र पर है। पूर्वी मैदान की बात करेंगे हम तो वह 23% क्षेत्र पर है। और हाड़ौती के पठार की बात हम करेंगे तो ये 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है।
तो यहाँ पर यदि आप क्षेत्र के अनुसार इन चारों भौतिक प्रदेशों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि थार का मरुस्थल सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। यानी राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में यह क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या में पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत 40%, अरावली क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान की 10%, जो पूर्वी मैदान है इसके अंतर्गत 39%, और जो हाड़ौती का पठार है यहाँ पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ हम यदि जनसंख्या की तुलना करेंगे तब भी हमें नजर आएगा कि यह क्षेत्र जनसंख्या के अंतर्गत भी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो अब थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर इस भौगोलिक क्षेत्र का या इस पश्चिम रेतीला मैदान का विस्तार, और यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला है। तो इसकी यदि हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो यह, यदि हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बात करेंगे तब यह लगभग 640 किलोमीटर लंबा फैला है राजस्थान में। और यदि हम औसत इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो यह लगभग 300 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है तो यह लंबाई 640 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की ओर यह 300 किलोमीटर फैला हुआ है। अब यह जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वह रहती है 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर। और आपको पता होगा कि भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाइयां ली जाती है वह चेन्नई तट से, यानी बंगाल की खाड़ी के तट से ली जाती है। तो चेन्नई तट से भारत में जो औसत ऊंचाइयां है, समुद्र तल से ऊंचाइयां हैं, ली जाती है। थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। अब थार का मरुस्थल, यदि हम विश्व के जो जितने उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, यदि हम उन सभी उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की तुलना करते हैं तो विश्व के इन सभी मरुस्थलों की तुलना में, विश्व के मरुस्थलों की तुलना में यह सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा के साथ साथ यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वह अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी मरुस्थल है। तो विश्व के मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अब यह जो मरुस्थल है, हमने पहले बात की थी कि यह टेथिस महासागर का अवशेष है। यह टेथिस महासागर का अवशेष है। तो हम इसके प्रमाण के रूप में कैसे बात करें कि यह टेथिस का अवशेष है? तो टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में हम आगे पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में औषधि चट्टानें हैं। यहाँ औषधि चट्टानें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर कई तरह के जैविक ईंधन मौजूद हैं।
जैविक खनिज यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके भंडार यहाँ पर विद्यमान है। और साथ ही साथ टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में यहाँ पर खारे पानी की झीलों की प्रधानता है। तो ये सभी इस बात के प्रमाण है कि थार का मरुस्थल टेथिस महासागर का अवशेष है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्षेत्र आ गया, जनसंख्या आ गई, उसके बाद हमने बात की विश्व के मरुस्थलों की तुलना की, तो सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की हमने बात की, और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की हमने बात की है। और टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में हमने इसके कुछ प्रमाण भी यहाँ देखे हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि यह जो थार का मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो यहाँ हमने बात की कि यहाँ अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हमारा थार का मरुस्थल। तो यह थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, या इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो इन 12 जिलों में पहला जिला रहता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के बाद दूसरा जिला रहेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद तीसरा जिला रहता है चूरू। अगला जिला रहेगा झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। तो आपके सामने थार के मरुस्थल के ये 12 जिले हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान या थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है। अब हम बात करते हैं कि यह थार का मरुस्थल हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे कि इस थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है। तो यह जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी यह जो थार का मरुस्थल है, यह इस तरह, यानी इस क्षेत्र में यह फैला हुआ है, या इस ढाल में यह स्थित है, जहां पर मुख्य रूप से लूणी नदी का प्रवाह होता है। तो यदि हम इस मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी की बात करेंगे, तो यहाँ पर लूणी नदी का प्रवाह होता है। साथ ही साथ यह जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में विभिन्न खारे पानी की झीलें यहाँ मौजूद है। हम इसके महत्व की बात करेंगे तो ये झीलें हमारे नमक का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर खारे पानी की कई सारी झीलें मौजूद हैं। अब इन झीलों में लूणकरणसर झील, लूणकरणसर बीकानेर के अंतर्गत, उसके बाद पचपदरा झील बाड़मेर में। उसके अलावा फिर हम यदि नागौर की बात करेंगे तो नागौर में कुचामन झील है, डीडवाना झील है, डेगाना झील है, नावा झील है। तो खूब सारी झीलें जो है वो नागौर जिले के अंतर्गत विद्यमान है। तो इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो झीलें यहाँ मौजूद हैं, वो झीलें हमारे लिए नमक का एक बड़ा स्रोत है। ये सभी झीलें नमक उत्पादन का स्रोत है। तो राजस्थान में एकमात्र झील है खारे पानी की, जो सांबर झील है, और यह सांबर झील अरावली के पूर्व में स्थित है। साथियों ध्यान देना, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण बनता है कि राजस्थान में खारे पानी की एकमात्र झील कौन सी है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में स्थित है। तो वो हो जाएगी सांभर। और सांभर झील के अलावा सभी झीलें अरावली के पश्चिम में थार के मरुस्थल में स्थित है। हम आने वाले दिनों में जब राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे तो सभी झीलों की पूर्ण व्याख्या हम करने वाले हैं।
तो ये खारे पानी की झीलें हमारे यहाँ नमक उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। अब यदि हम और थार के मरुस्थल के महत्व की बात करें तो थार का मरुस्थल जो है यह विभिन्न खनिजों का अतुल्य भंडार है। तो इस थार के मरुस्थल में जैसे कई तरह के जैविक ईंधन, यहाँ पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है, बाड़मेर में तेल के कुएं खूब सारे हैं। हम खनिज संपदा के अंतर्गत इस टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर लिग्नाइट का उत्पादन हो रहा है, कोयले की किस्म है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट का यहाँ उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही साथ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। यानी थार का मरुस्थल कई प्रकार के खनिजों का अतुल्य भंडार है। अब एक और महत्वपूर्ण बात थार के मरुस्थल के लिए कि जो थार का मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अब इससे क्या होगा, यदि यह निम्न वायुदाब का केंद्र बना है तो यह हमारे मानसून को आकर्षित करता है। यानी हवाएं जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो भारत में जो मानसून आता है, हम जलवायु के अंतर्गत बात करने वाले हैं मानसून की, तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून, अब यह थार का मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ यदि निम्न वायुदाब केंद्र बना है, निम्न वायुदाब केंद्र, और इसके इस क्षेत्र में हम बात करेंगे आगे विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच जो वायुदाब केंद्र बनता है, उच्च वायुदाब केंद्र, तो ये हवाएं इस निम्न वायुदाब केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो थार का मरुस्थल जो है निम्न वायुदाब केंद्र बनने के कारण ये हमारा जो मानसून है उसको आकर्षित करेगा। अब यह आकर्षित जरूर करता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण, अरावली पर्वतमाला का ये वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण हमारे यहाँ पर जो मानसून की दो शाखाएं आती है, मानसून तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम ही आता है, हमारी जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है, लेकिन इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं बन जाती है, एक अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो राजस्थान में इन दोनों ही शाखाओं से उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये थोड़ा अरावली का एक नुकसान होगा, हम अरावली में इसकी बात करेंगे। तो थार का मरुस्थल वर्षा को आकर्षित जरूर करता है, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ तक बात की। उसके बाद थार का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में रेतीली या बलुई मिट्टी का विस्तार है, रेतीली या बलुई मिट्टी का विस्तार है। यूएस वर्गीकरण में इसको कहा जाता है एंटीसोल, यानी इस क्षेत्र में रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी या एंटीसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ तक हमने बात की थार के मरुस्थल की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि थार का मरुस्थल जो है यह 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के द्वारा, 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा के द्वारा अरावली पर्वतमाला से अलग होता है। और इस थार के मरुस्थल में हमको एक और वर्षा रेखा मिली थी, यह थी 25 सेंटीमीटर की। तो 25 सेंटीमीटर की यह वर्षा रेखा इस थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर देती है। अब इस पश्चिमी रेतीले मैदान के दो भाग हमारे पास आ गए हैं। एक भाग आ गया है शुष्क प्रदेश और दूसरा भाग आ गया है अर्ध शुष्क प्रदेश। आने वाली क्लास में हम इन दोनों प्रदेशों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पश्चिमी रेतीले मैदान का एक सामान्य परिचय पढ़ा है। हमने पश्चिमी रेतीले मैदान को शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बांट दिया है। सवाल यदि यहाँ आपके लिए बनता है कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा किसे अलग करती है, तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों को अलग करती है। फिर यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, तो यह अर्ध शुष्क प्रदेश और अरावली को भी अलग करती है।
तो ये बात हो गई पश्चिम रेतीले मैदान की। अगली क्लास में हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश के बारे में, कहाँ फैलाव है उसका और क्या क्या उस क्षेत्र में विशेषताएं हैं। तो अगली क्लास के लिए हम बहुत जल्द फिर मिलने वाले हैं आपसे। आप लगातार हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।